बच्चों, आज हम करेंगे अरस्तू जी के बारे में। अरस्तू का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के समुद्र तट पर स्थित एक यूनानी उपनिवेश में एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता मकदूनिया के राजवैद्य थे। अरस्तू बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी, कुशाग्र बुद्धि थे। किशोरावस्था में एथेंस जाकर वह प्लेटो के विद्यापीठ में दाखिल हो गए। वहाँ इन्होंने 20 वर्ष की आयु तक मुख्यतः दर्शन का अभ्यास किया। प्लेटो इनसे बहुत प्रभावित थे और ये उनके प्रिय छात्र थे। विद्यापीठ छोड़ने के कुछ वर्ष बाद इन्होंने मकदूनिया के राजपुत्र सिकंदर के शिक्षक का पदभार संभाला। 8 वर्ष पर इस पद पर रहने के बाद इन्होंने एथेंस लौटकर स्वयं अपने विद्यापीठ की स्थापना की, जहां अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। स्वयं अरस्तु वहां अनेक विषय पढ़ाते थे। 62 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अरस्तु की विद्वता का अबाध प्रसार ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में था। इन्होंने दर्शन, अध्यात्म, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति, प्राकृतिक विज्ञानों आदि पर लगभग 400 ग्रंथ लिखे। वह आज उपलब्ध नहीं हैं, परंतु इनके 2 मुख्य ग्रंथ हैं जो उपलब्ध हैं। इनमें से एक है तेखनेस रितेरिकेस, भाषण कला से संबंध है। इसमें भाषा और अभिव्यक्ति पर विचार किया गया है। दूसरा ग्रंथ है पेरी पोइतिकेस, काव्यशास्त्र से संबंध है। अनुकरण का यूनानी शब्द है मिमेसिस और अंग्रेजी शब्द है इमिटेशन। प्राचीन यूनान में ये माना जाता था कि कला सच्चे रूप में अनुकरात्मक होती है। अरस्तु ने प्लेटो द्वारा प्रयुक्त मिमेसिस शब्द तो स्वीकार किया, पर उसे एक नवीन अर्थ प्रदान किया। प्लेटो ने अनुकरण शब्द का प्रयोग हूबहू नकल करने के अर्थ में किया था, पर अरस्तु ने उन सबको एक सीमित तथा निश्चित अर्थ दिया। अरस्तु कला की प्रकृति की अनुकृति मानते हैं। अरस्तु का तर्क था, कवि कल्पना में जो वस्तु प्रस्तुत होता है उसी को वह भाषा में प्रस्तुत करता है। ये पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार कलाकार 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण कर सकता है, जैसे वो थी या है, जैसे वह कहीं या समझी जाती है, और जैसी वह होनी चाहिए, यानी कि जैसे वह थी या है। दूसरा, वह कही या समझी जाती है। तीसरा, जैसी वह होनी चाहिए। अनुकरण से उनका अभिप्राय कल्पनात्मक पुनः सृजन था, जिसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं, जो कुछ चीज़ें अनावश्यक बातें छोड़ी भी जा सकती हैं। कलाकार अन्विति के नियमों के अनुसार अपनी वस्तु का चुनाव करता है और उसे कलात्मक ढंग से सजाता है। अरस्तु ने एक स्थान पर लिखा है कि जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें दुख देता है, उनका अनुकरण द्वारा प्रस्तुत रूप हमें आनंद प्रदान करता है। डरावने जानवर को देखकर हमें भय एवं दुख होता है, किंतु उसका चित्र हमें आनंद प्रदान करता है। इसका आशय ये हुआ कि अनुकरण द्वारा वास्तविक जीवन में भय और दुख की अनुभूति प्रदान करने वाली वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें आनंद की उपलब्धि होती है। ये अनुकरण निश्चय ही वस्तुपरक अंकन न होकर भावनात्मक और कल्पनात्मक होगा। अरस्तु ने अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। अरस्तु के अनुसार कवि को ये स्वतंत्रता है कि वह किसी वस्तु या विषय को उस रूप में चित्रित करे जैसी वह उसकी इंद्रियों को प्रतीत होती हैं।
अथवा भविष्य में प्रतीत हो सकती हैं अथवा होनी चाहिए। निश्चय ही इसमें कवि की भावना और कल्पना का योगदान होगा, वह नकल मात्र नहीं होगा। इसी से अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भावना और कल्पना युक्त अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रकृति को नहीं। अरस्तु ने कविता और इतिहास पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया है। इस तथ्य को बूचर ने इस प्रकार स्पष्ट किया, कवि कर्म जो कुछ घटित हो चुका है उसका वर्णन करना नहीं, वरन जो कुछ घटित हो सकता है, जो कुछ संभावना के नियमाधीन संभव है, उसका वर्णन करना है। कवि और इतिहासकार में गद्य और पद्य लेखन के कारण भेद नहीं है, वरन उसमें वास्तविक भेद ये है कि एक उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, दूसरा उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। इसलिए कविता इतिहास से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कविता सार्वभौम का चित्रण करती है जबकि इतिहास विशेष का। अरस्तु ये मानते हैं कि काव्य में दार्शनिकता अधिक होती है। अरस्तु ने त्रासदी के विषय विवेचन में लिखा है कि त्रासदी मनुष्यों का नहीं वरन कार्य और जीवन का अनुकरण करती है। कार्य शब्द का प्रयोग उन्होंने मानव जीवन का चित्र के अर्थ में किया है। उनके अनुसार जो कुछ भी मानव जीवन के आंतरिक पक्ष को व्यक्त करे, बुद्धिसम्मत व्यक्तित्व का उद्घाटन करे, वह सभी कुछ कार्य के अंतर्गत आएगा। कार्य का अर्थ केवल मनुष्य के कर्म नहीं, उसके भाव, विचार, चरित्र आदि भी हैं जो कर्म के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुकरण का विषय है क्रियाशील मानव। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि प्लेटो ने अनुकरण शब्द का प्रयोग हूबहू नकल मानते हुए किया, जबकि अरस्तु ने कहा कि कलाकार भाम्य जगत से सामग्री चुनता है और उसे अपने तरीके से छांटकर और तराशकर इस प्रकार पुनः संयोजित करता है कि वह कलाकृति कलात्मक अनुभूति को जन्म देती है। प्रकृति में जो कुछ अपूर्णता रह जाती है उसे कलाकार पूर्ण करने की चेष्टा करता है। अरस्तु के काव्य की आलोचनाएं इस प्रकार हैं। अरस्तु ने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया है, पर जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतर चेतना को महत्व नहीं दिया है। अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के भी अनुकरण की बात की है, जबकि इनका अनुकरण किया जाना असंभव है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है तथा त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। प्लेटो ने काव्य शास्त्र की दर्शन शास्त्र व राजनीति शास्त्र के साथ जोड़कर वर्णित किया, जबकि अरस्तु ने काव्य शास्त्र की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की है। दूसरा, इनके अनुसार कविता जगत की अनुकृति है, वह अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। तीसरा, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। चौथा, अनुकरण के द्वारा व्युत्पादक वस्तुओं को भी इस रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वे आनंददायक प्रतीत होती हैं। पांचवा, काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। छठा, काव्य प्रकृति का अनुकरण है। सातवां, अरस्तु ने काव्य को संगीत कला के समतुल्य माना है। आठवां, कवि अपनी रचना में दृश्य जगत की वस्तुओं को जैसी वह है वैसी ही प्रस्तुत नहीं करता, या तो उन्हें बेहतर रूप से प्रस्तुत करता है या हीनतर रूप में प्रस्तुत करता है। नौवां, उनके अनुसार अनुकरण केवल आकृति और स्वर का ही नहीं किया जाता, अपितु आंतरिक भावों का भी किया जाता है। 10वां, अरस्तु ने चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि को भी अनुकर्ता माना है। अंतर इतना है कि चित्रकार रूप और रंग के माध्यम से अनुकरण करता है, जबकि कवि भाषा, लय और सामंजस्य के माध्यम से अनुकरण करता है।
चलिए अब आगे करते हैं। अनेक आलोचकों ने अरस्तु के अनुकरण की भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्या की है। वह इस प्रकार हैं। प्रोफेसर बूचर के अनुसार कोई भी कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन जैसी वह होती है वैसे नहीं, अपितु जैसी वह इंद्रियों को प्रतीत होती है वैसे करती हैं। दूसरे हैं प्रोफेसर गिलबर्ट मरे। उनके अनुसार कवि शब्द के पर्याय में ही अनुकरण की धारणा निहित है, किंतु अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं है। तीसरे हैं यॉर्ट्स। उनका मत है अपने पूर्ण अर्थ में अनुकरण का आशय जैसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति तथा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है। उनके अनुसार आत्मा विव्यंजन से भिन्न जीवन का अनुभूति का पुनः सृजन। चौथे हैं स्कॉट जेम्स। उनके अनुसार अनुकरण को जीवन के कल्पनात्मक पूर्ण निर्माण का पर्याय माना है उन्होंने। उनकी दृष्टि से अरस्तु के काव्य शास्त्र में अनुकरण से अभिप्राय है साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे हम अपनी भाषा में जीवन का कल्पनात्मक पूर्ण निर्माण कह सकते हैं। इन सब से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सत्य कभी एक देशीय नहीं होता, उसकी उपलब्धि तो किसी न किसी रूप में होती जाती है, किंतु उपलब्धि की विधि और उसका आधारभूत दृष्टिकोण भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। अरस्तु ने काव्य या कला को प्रकृति का अनुकरण माना है, अतः कला अनुकरण होते हुए भी नवीकरण है, सृजन रूप है। आशा करती हूँ आपको अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।